सोचिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ और उसे ऊपर से नीचे तक तराश कर एक विशाल मंदिर बना दिया जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलोरा के 1200 साल पुराने कैलाश मंदिर की। ये कोई आम इमारत नहीं है जहां ईंट के ऊपर ईंट रखी गई हो। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक ढांचा है, मतलब सिंगल रॉक से बना हुआ। इसकी भव्यता और डिटेलिंग इतनी कमाल की है कि पहली बार देखने पर आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। और ये 2 लाख क्या है? ये वो पत्थर हैं जो इस जगह से काटकर निकाला गया था। 2 लाख टन पत्थर। इमेजिन करने के लिए ऐसे सोचिए, अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले ट्रकों में इसे भरना होना तो करीब 11,000 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। 11,000! ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि यह प्रोजेक्ट किस लेवल का था। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई इतनी इम्पॉसिबल सी चीज देखता है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या इसे एलियंस ने बनाया था या कोई जादू था? क्योंकि देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करते हुए एक सिंगल गलत हथौड़ा और पूरी की पूरी चट्टान बर्बाद। जीरो मार्जिन फॉर एरर। इंसानों के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? इसीलिए ये एलियन और सुपर ह्यूमन वाली थ्योरीज इतनी पॉपुलर हो गई। चलिए थोड़ा और डिटेल में इसके स्केल को समझते हैं। ये मंदिर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, और इसका बेस एक पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर। जैसा मैंने बताया, इसे पूरी तरह से टॉप डाउन यानी चोटी से शुरू करके नीचे की तरफ तराशा गया है। इसका जो मेन शिखर है वो 107 फीट ऊंचा है, और सिर्फ आकार ही नहीं, इसके बेस पर जो हाथियों की पूरी कतार है और महाभारत रामायण की जो बारीक नक्काशी है वो इतनी असली लगती है कि कोई भी कह दे, भाई ये इंसानों के बस का तो नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। ये कोई रातों रात हुआ एलियन चमत्कार नहीं था, बल्कि भारत में चट्टानों को काटकर इमारतें बनाने की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल की बराबर गुफाओं से ये शुरू हुआ। फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाएं आईं, 5वीं सदी में एलिफेंटा और 7वीं सदी में पल्लवों के पंचरथ। तो 8वीं शताब्दी में बना ये कैलाश मंदिर अचानक से नहीं टपका, बल्कि ये सदियों की इंसानी मेहनत, आर्ट और इवोल्यूशन का पीक था। और हाँ, अगर अब भी एलियंस वाली बात दिमाग में घूम रही है तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका भी पक्का जवाब दे दिया है। जब आसपास की दीवारों और मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा गया तो वहां क्या मिला? साधारण छेनी और हथौड़े के एकदम साफ निशान। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल टूल्स। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानों के पसीने, उनकी जबरदस्त स्किल और कमाल की इंजीनियरिंग का ही नतीजा है। इस मंदिर को बनने में कितना वक्त लगा, इस पर भी बड़ा दिलचस्प डिबेट रहा है। 1952 में हर्मन गोइट्स नाम के एक स्कॉलर का मानना था कि इसे बनने में कम से कम 500 साल लगे होंगे और 8 अलग-अलग राजाओं ने इस पर काम किया होगा। लॉजिक ये था कि इसमें 10 अलग-अलग तरह के आर्ट स्टाइल्स दिखते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1982 में, जब M.K. धवलीकर ने सबूतों के साथ ये साबित कर दिया कि नहीं, 500 साल नहीं, ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ 10 से 12 सालों में बनकर तैयार हो गया था। इसे राष्ट्रकूट वंश के सिर्फ एक राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये असल में अलग-अलग कल्चर्स के बेहतरीन कोलैबोरेशन का नतीजा था। अब आप सोचेंगे कि अगर एक ही राजा ने बनवाया तो 10 अलग-अलग स्टाइल्स कहां से आए? दरअसल 757 ईस्वी में जब राजा कृष्ण प्रथम ने एक बड़ा युद्ध जीता तो वो हारने वाले राज्यों के सबसे बेहतरीन कलाकारों को अपने साथ ले आए। एक तरह से उन्होंने अपनी एक ड्रीम टीम बना ली। पल्लव और चालुक्य के जो आर्टिस्ट थे वो डिजाइन और मूर्तियां बनाने में एकदम मास्टर थे, और दूसरी तरफ राष्ट्रकूट आर्टिस्ट चट्टानों को काटने में एक्सपर्ट थे। तो जब इतने अलग अलग बैकग्राउंड के उस्ताद एक साथ काम करेंगे तो जाहिर है कि एक ही जगह पर इतने सारे अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगे ही। वैसे इस मास्टरपीस का आइडिया आया कहां से? इसकी प्रेरणा थी पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर। जब राजा कृष्ण प्रथम ने अपने एक बड़े दुश्मन को हराया और उनका वो मंदिर देखा तो वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ठान लिया, मैं भी ऐसा ही एक मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन वो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने फैसला किया कि उनका मंदिर उससे 2 गुना बड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात, इसे ईंट पत्थरों से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि एक ही पहाड़ को काट कर निकाला जाएगा। काफी बोल्ड डिसीजन था ये। अब इतने बड़े और रिस्की काम के लिए हवा में तो तीर नहीं चलाए जा सकते थे ना। इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, और वो ब्लूप्रिंट लिया गया प्राचीन वास्तुशास्त्र मानसार से।
उस समय के जो मास्टर आर्किटेक्ट्स होते थे, जिन्हें स्थापति कहा जाता था, उनका काम करने का तरीका बहुत ही साइंटिफिक था। वो बेसाल चट्टान पर एक खास औजार से मारते थे और सिर्फ उसकी गूंज सुनकर, हाँ, सिर्फ आवाज सुनकर वो बता देते थे कि चट्टान के अंदर कोई दरार है या नहीं। खुदाई शुरू होने से पहले ही वो पूरी तरह से श्योर हो जाते थे कि पत्थर एकदम परफेक्ट है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। सोचिए, बिना डायनामाइट या बारूद के इतने बड़े पहाड़ को काटा कैसे गया। इनका तरीका एकदम ब्रिलियंट था। सबसे पहले वो बेसाल्ट चट्टान में एकदम सीधी लाइन में छेद करते थे, फिर उन छेदों में सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसा देते थे और आखिर में उन लकड़ियों पर पानी डालते थे। बस जैसे ही सूखी लकड़ी पानी सोखकर फूलती, वो इतना जबरदस्त प्रेशर बनाती कि पूरी की पूरी चट्टान एक सीधी लाइन में क्रैक हो जाती। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग। इसी लकड़ी और पानी वाली तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने शुरुआत की, सिर्फ उस बीच वाले हिस्से को अलग करने के लिए जहां मेन मंदिर बनना था। उन्हें करीब 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर को काटकर निकालना पड़ा। जरा सोचिए, 20 लाख क्यूबिक फीट। ये तो बस शुरुआत थी, असली काम तो इसके बाद होना था। तो अब वो बड़ा सवाल, 500 साल का काम 10-12 साल में कैसे हुआ? अगर हम थोड़ा सा मैथ्स लगाएं तो सब क्लियर हो जाता है। अगर 250 मजदूर भी रोजाना काम करें तो वो एक दिन में आराम से 1000 क्यूबिक फीट पत्थर निकाल सकते थे। इस हिसाब से वो 3 विशाल खाइयां बनाने में करीब 5.5 साल लगे होंगे। और सबसे स्मार्ट मूव क्या था? खुदाई और नक्काशी दोनों एक साथ चल रही थीं। ऊपर से पत्थर कटा नहीं कि दूसरी टीम ने तुरंत उस पर नक्काशी शुरू कर दी। बाकी के 6-7 सालों में अंदर के खोखले हिस्से और बारीक डिटेल्स पूरी कर ली गईं। तो देखा, एफिशिएंसी और प्लानिंग का कमाल। खैर, ये सब तो समझ आ गया कि मंदिर कैसे बना, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आज भी बाकी है। वो जो 2 लाख टन पत्थर काटकर निकाला गया था, भाई वो गया कहां? आज उस जगह के आसपास इतने विशाल मलबे का कोई नामो निशान नहीं है। इतना सारा बेसॉल्ट का पत्थर हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। इस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बहुत ही लॉजिकल थियरीज दी हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद उन कटे हुए पत्थरों को बेकार नहीं फेंका गया, बल्कि उनका इस्तेमाल आसपास की नई इमारतों की नींव बनाने या पुराने रास्तों को पक्का करने में कर लिया गया होगा। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि बचे हुए मलबे को आसपास की घाटियों में डंप कर दिया गया होगा। और क्योंकि चट्टान को काटते वक्त उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, तो पिछले 1300 सालों की बारिश, हवा और मौसम की मार ने उन छोटे टुकड़ों को घिस-घिस कर पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया होगा। काफी हद तक ये मुमकिन लगता है। तो कैलाश मंदिर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही ना, कि हम अक्सर अपने ही पूर्वजों की काबिलियत को बहुत कम आंक लेते हैं। जब कोई चीज़ हमारी आज की समझ से बाहर होती है तो हम तुरंत एलियंस या जादू का नाम ले लेते हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी और कितनी कमाल की चीज़ें हैं दुनिया में जो आज भी जादू या एलियंस की झूठी कहानियों के पीछे छुपी हुई हैं। सच तो ये है कि इंसानी दिमाग और हमारे हाथों का हुनर किसी भी जादू से कहीं ज़्यादा बड़ा है ना?